बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले ज़रा खेल की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात कर लेंगे मैदान सियासत की। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त आई हुई है पाकिस्तान, और T20 के जो रिज़ल्ट आए उसको देख के हमें जो भी ज़रा पशेमानी हुई, क्योंकि फरवरी में वर्ल्ड कप भी है T20 का, लेकिन हमने कहा चलें वनडे में देखते हैं क्या होगा। पहला वनडे हुआ फैसलाबाद में 17 साल बाद वनडे यानी इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पहला वनडे हुआ, पिछला वाला था पाकिस्तान में जीत गया। अगरचे वो भी हम बस मतलब जीत गए, बस ठीक है, लेकिन आज तो हम जीत भी नहीं गए, बल्कि हार भी नहीं गए, हार ही गए। मतलब जो हम जीते थे वो वन साइडेड नहीं जीते थे, आज जो हारे हैं वो तो मतलब बाकायदा हारे हैं। और टॉस 12 जीते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो दोनों मैचों में हम टॉस जीत गए, पहले बैटिंग किए, और वही वाली पिछले मैच में बात हो रही थी कि 7 बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं हम, और 264 या कितना था वो फंस रहा था, वो आपसे चेज अल्लाह अल्लाह करके हो रहा था। आज टीम में कुछ तब्दीलियाँ हुई, अगरचे आज फ़हीम आए, वसीम जूनियर आए, अबरार गए और हसन नवाज़ गए, लेकिन बहरहाल अब ये यानी आपको मॉडर्न डे क्रिकेट और सारा कुछ जो होता है उस सबको ज़हन में रखते हुए आप देखिए कि 50 ओवर में पाकिस्तान ने 269 रन बनाए, यानी 270 का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को 50 ओवर्स में पाकिस्तान की टीम ने। और पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान कोई रन नहीं बना सके, बाबर आजम सिर्फ 11 रन बना सके। बाबर आजम की बाय द वे तकरीबन वनडे इंटरनेशनल में आखिरी सेंचुरी को हो गए कोई 800 दिन, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं 82 इनिंग्स हो गई तकरीबन, 11 रन बनाए उन्होंने, और रिजवान के 4 रन थे। तो नुमाया कारकर्दगी बैटिंग में रही साइम अयूब की 53 इन 66 गेंदों पे। सलमान अली आगा ने रन तो बनाए 69, लेकिन इन 69 रन के लिए उन्होंने 106 गेंदों का सहारा लिया है, यानी कि ये स्ट्राइक रेट कितना हुआ, कोई 65 का स्ट्राइक रेट है सलमान अली आगा का। और इसके अलावा नवाज ने 59 रन बनाए 59 गेंदों में। बहरहाल पाकिस्तान ने बनाए 269 रन, साउथ अफ्रीका को टारगेट दिया 270 का, जो कि साउथ अफ्रीका ने बहुत आराम से पूरा किया। साउथ अफ्रीका ने टारगेट उस वक्त पूरा किया जब अभी मैच में बहुत सारे ओवर बाकी थे, तकरीबन 10 ओवर्स बाकी थे 40.1 ओवर्स में, यानी कि जब 59 गेंदें बाकी थी तब साउथ अफ्रीका ने। सो अगेन अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब वो मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ये मत कहिए कि 300 प्लस तो होना ही चाहिए और 325 और 350 होना चाहिए, ये पिच पे भी डिपेंड करता है और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, तो भाईजान उसी पिच पे उसी ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका ने यही स्कोर 270 का 40 ओवर में बनाया, जब अभी 60 गेंदें 59 गेंदें बाकी थी। और पाकिस्तान की तरफ से अगर हम थोड़ा सा बॉलिंग का तस्करा कर लें, 2 विकेटें लिए पाकिस्तान ने, एक लिए वसीम ने 8 ओवर्स 48 रन, एक खिलाड़ी आउट, और एक विकेट लिए फ़हीम ने 6 ओवर्स 40 रन, एक खिलाड़ी आउट। और इसके अलावा आज सलमान अली आगा ने 3 ओवर कराए, 24 रन पड़े उनको, और बाकी भी बॉलिंग फिगर्स। तो बहरहाल अब साउथ अफ्रीका को सीरीज़ में अलाइव रहने के लिए आज का मैच उनको जीतना था, तो वो जीत गए। तो अब जो तीसरा मैच होगा वो फैसला कुन मैच होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आगे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जनाब शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। जनाब कामरान अकमल साहब हमारे साथ हैं, ज़ाहिर मारूफ खिलाड़ी। मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ। अभी हम और भी प्लेयर्स ज्वाइन करेंगे, अभी यासिर हमीद भी होंगे और बात करेंगे। सबसे कामरान अकमल साहब, पिछला मैच हम जीत गए थे, तो उस पर आप कोई बहुत खुश नहीं थे, और आप कह रहे थे भाईजान ये सी टीम आपके हाथ लगी, इसको तो आपको फेंटा मारना चाहिए। वो उन्होंने मार दिया फेंटा, कि उन्होंने आपने जो स्कोर अल्लाह अल्लाह करके बनाया वो उन्होंने 40 ओवर में निपटाया है। अब क्या करें? क्या करें वसीम भाई, पहला मैच भी हम बड़े मिन्नतों तरलों के साथ जीते थे। हाँ 2 बॉल पहले जीते थे, 8 आउट हो गए थे। मुझे लग रहा है कि हमने उनसे उस मैच से सीखा नहीं है कि हमें 2-3 पे आउट करना चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने सीख लिया। 2 विकेटों पे उन्होंने चेस कर लिए 270 रन। आप देखेंगे टॉस जीत रहे हैं, आप बेशक 370 कर लें, जब आपके पास बॉलिंग पूरी नहीं ना होगी हाँ तो आप 370 भी चेस करवा देंगे। 270 तो बात की बात, आजकल की मॉडर्न डे में 350 रन भी सेफ नहीं होते, चेज हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बनाने पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए आपको गेम अवेयरनेस आनी चाहिए। आप कैसे प्लेइंग 11 में अपना स्पेशली स्पिनर बाहर बिठा सकते हैं। उसने 3 आउट भी किए हैं। आप एशिया में खेल रहे हैं, पाकिस्तान जैसी कंडीशन में दुनिया में कहीं नहीं होता। एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके 3-3 स्पिनरों के साथ खेल रही है। न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3-3 स्पिनर्स खिला रही है। हम लोग अपना स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं खिलाते। और यहाँ जिसको ये मेन वही स्पिनर ग्राउंड है कि जिसमें पिछले मैच में बकौल रमीज राजा जो कि पिच पे खड़े थे वो कह रहे थे कि इधर इतना नहीं इतना स्पिन होगा इधर। बिल्कुल देखें, बिल्कुल स्पिन होगा जब आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स होंगे। आपने वो स्पिनर्स को बाहर बिठा दिया, साउथ अफ्रीका की टीम को आपने एक सिग्नल दे दिया कि हम लोग पहले ही बैकफुट पे चले गए हुए हैं।
आप 3 बॉलर्स के साथ कभी नहीं जीत सकते। फिर जिस टाइप की बैटिंग हो रही है, बाबर जैसे खेल रहा है, लंबा अरसा पहले हो जरा गया, बॉलिंग पे कमेंट 82 कंप्लीट करें इनिंग ना हो गई। कामरान भाई। अब 8 बॉलर से तो अब तो यही रह गया था कि मैंने एक ओवर कराना था, ये रह गया था, बाकी तो 8 ने तो करा दिया है। तो अब क्या ट्राई करना, 8 बॉलरों से आप ओवर करा रहे हैं आप। कभी आप 7 बैट्समैनों की चले लाइन लगाते हैं और 264 फंस जाता है, कभी आप 8 ओवर लाइन में ये लगाते हैं और जो है वो ये हो जाता है, 40 पे चेस हो जाता है 40 ओवर। वसीम भाई, इन्होंने ना, चाहे बैटिंग हो डेप्थ रखनी है, चाहे बॉलिंग हो डेप्थ रखनी है। आप देखें कि आप 3 बॉलरों के साथ भी खेल रहे हैं, 270 रन आप डिफेंड कर रहे हैं, किसी ने 10 ओवर कंप्लीट नहीं किए। तो यहां से अंदाजा लगा लें गेम अवेयरनेस क्या है, आइडिया नहीं है बैटिंग क्या करनी है, बाउंस कितना, जरा सा पेस वाला आज वो बर्गर आया, उसने हमें बर्गर बना जी दिया। हाँ, जी हाँ। हमारी बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि हम तेज बॉलिंग खेल ही नहीं सकते। बेशक जितनी मर्जी फर्म पिच हो, जितनी मर्जी फ्लाइट पिच हो, आप डे में टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं और ऐसे घबरा के खेल रहे हैं। सलमान अली आगा 100+ बॉल खेल के 50 कर रहा है। मेरा ख्याल से ये हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड नहीं है। हम इनको सी टीम कहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें डी टीम समझ के खेले हैं जी हाँ। और ये फर्क नजर आया मुझे। यासिर भाई, यासिर अमीर साहब, क्या कहिएगा। ये तो हम कह रहे थे कि अगर हम पिछले मैच में हम कह रहे थे, आई थिंक ठीक कह रहे थे कि अगर जीत भी गए हैं तो जैसे जीतना चाहिए कन्विंसिंगली वैसा नहीं जीते हैं, और सी टीम है तो आपको और कन्विंसिंगली, ओ जी वो तो सारा गेम ही पलट गया। उन्होंने आपको डी टीम बनाया बकौल कामरान भाई को, ठीक कह रहे हैं वो 40 ओवर में चेज हुआ है। जी जी वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कामरान वसीम भाई, मेरे ख्याल से देखें, हमें सबसे पहले तो आप टॉस पे जाए ना। हाँ, टॉस पाकिस्तान जीता। यार देखिए, हमें यहाँ से नजर आ रहा था कि मॉइस्चर है पिच पे, ठीक है। हाँ, और आपने मॉइस्चर वाली पिच पे बैटिंग कर ली, और मतलब आप देख लें 33 से 3 हो गए थे, 30 से 3 थे। वो तो शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेला है, मुझे कहना पड़ेगा। और हाँ। बाकी बहुत आला इनिंग खेला है वो, और जिस तरह मतलब खेलना चाहिए, लग रहा था कि मैच्योर प्लेयर और पाकिस्तान का फीचर खेल है। और अगर वो भी 50 न करता, चले सलमान अली आगा का भी स्लो खेला है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे विकेट पे ठहरना एक डिमांड थी ना सिचुएशन की। लेकिन चले 50, अगर ये 250 निकाल लें आप, तो हमारा क्या स्कोर होता है? 170, 180, ठीक है। फिर तो मैच शाम 7:30 बजे खत्म हो जाता, 7:30 बजे खत्म हो जाता, फिर शायद आप 8 बजे शो कर रहे हो। तो लेकिन आप ये भी देखें कि हमारा फिनिश बहुत अच्छा किया उन्होंने। हाँ। बट आपने अपने आप को खुद फंसाया ना, जहाँ पे आपने साउथ अफ्रीका को फंसा सकते थे, उनके 3-4 आउट होते तो वो पहला मैच भी हारे हुए थे, वो तो वापस कम बैक नहीं कर सकते थे, मुश्किल हो जाती उनके लिए। बट मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन बहुत वाइटल डिसीजन था। टॉस जीत के आप गीली विकेट पे कभी बैटिंग नहीं करते, ठीक है। और अगर आपने बैटिंग की और आपका कैप्टन भी बॉलर है, तो मुझे समझ नहीं आई कि यार एक कप्तान बॉलर है, उसके तो मुंह में पानी आ रहा होगा उस पिच को देख के। आपको हैरत है टू बिगिन विद, आपको टॉस वाले फैसले पर हैरत है। मैं आता हूँ यासिर भाई, दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, बल्कि अगर यासिर भाई को दोबारा कनेक्ट कर सके ताकि आवाज और क्लियर आ सके अगर, तो करते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। शाहिद हाशमी साहब है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। जनाब शाहिद भाई, क्या कहिएगा आपके ख्याल में, अभी फिर हम जरा एक एक करके बात करते हैं, लेकिन बतौर मजमूई आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब देयर वाज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द कैप्टनसी, विद द फील्डिंग ड्रॉप, यानी शाहीन ड्रॉप कैचेस की बात करते हैं मैच के बाद, और उनकी साइड के जो कप्तान है वो कहते हैं कि फील्डिंग तो हमारा खासा रहा और हमने उस पर इजहार किया है। वो उनका बॉलर जो है वो 3 विकेट लेता है, तीनों खुद क्या कैच पकड़ता है। तो आपके ख्याल में मेजर डिफरेंस क्या था आज हमारी और उनकी टीम में? देखिए, आधा तीतर आधा बटेर से कभी भी आप व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते। सही। सुलेमान के अब्बू जो थे, उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया था। पूरे बॉलर खिलाते थे, पूरे बैट्समैन खिलाते थे। दुनिया की कौन सी ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जो एक ही टीम में हुसैन तलत को और फहीम अशरफ को खिलाए? मेरी तो समझ में नहीं आता। कौन सी ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जो अपने फ्रंट लाइन स्पिनर अबरार अहमद को, जिसने 3 विकेटें पहले मैच में ली थी, अच्छी बॉलिंग की थी, उसको कौन ड्रॉप करता है? और फिर आपने 8 बॉलर यूज कर लिए, फखर, बाबर और रिजवान से भी बॉलिंग करा लेते। हाँ, ये 11 के 11 बॉलर, 11 के 11। हम भी प्रेस बॉक्स में थे, हमारा भी दिल कर रहा था कि हम जाके थोड़ी सी बॉलिंग करा लें। तो आपने इतना गलत फैसला किया सिलेक्शन में। फिर आपने टॉस जीत के मॉइस्चर वाली विकेट पे आपने उनको बॉलिंग दे दी, उन्होंने आपका टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। ये तो शुक्र है कि आपने आखिरी 10 ओवर में 90 रन बना के 269 का एक थोड़ा सा फाइटिंग टोटल। लेकिन आजकल पार स्कोर वनडे में 300+ है। और जब आप 300+ बना लेते हैं, जब भी आप सोचते हैं कि सामने वाली टीम ये चेस कर लेगी, तो आप 2
वो लेते हैं स्लिप, आपने तो तीसरे ओवर से स्लिप निकाल ली, इसलिए आपने तो लंबी फील्ड खोल दी। आप 400 रन का दिफा नहीं कर रहे थे कि उन्हें बाउंड्रियां चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने आपकी बॉलिंग पे 25 बाउंड्रीज और 11 छक्के लगा दिए। और क्विंटन डीकॉक ने जिस तरह आराम से सुकून से लुआन डी पेट्रोस से जिस तरह आराम से सुकून से बैटिंग की, आपने 3 कैच भी गिराए, आपने वेवर्ड बॉलिंग की, आपने बॉलिंग चेंजेस बहुत ही कम अकली वाली बॉलिंग चेंजेस की। 4 ओवर में 24 रन देकर मोहम्मद वसीम जूनियर ने 1 विकेट ली थी, उसकी गेंद पे डीकॉक का कैच भी गिरा था मोहम्मद नवाज से, उसको आपने 4 ओवर के बाद हटा दिया। जब आप उसको लाए तो बैट्समैन इतने सेट हो चुके थे कि उन्होंने उसकी टुकाई लगा दी। ये जो स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं शायद भाई, ये तो कप्तानी से रिलेटेड हुई ना, कि ये बैट कैप्टनसी रिलेटेड डिसीजन है ना ये वाले, उसी में आएगा। जाहिर है सिलेक्शन भी कप्तान और कोच की मर्जी से होता है। आप अपने स्पिनर को, जिसने पिछले मैच में 3 विकेटें ली हैं, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। उनके पास तो 3 स्पिनर वैसे थे और एक चौथा स्पिनर वो डोनोवन फरेरा को भी उन्होंने स्पिन बॉलिंग करवाई। तो आप किस तरह की सिलेक्शन करते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। शायद इनको ये लगाओ कि यार सी टीम है, जीत तो जाना ही, थोड़ा तजुर्बा ही कर लो। पहला मैच 2 विकेटों से जीते, अल्लाह अल्लाह खैर करके, जैसे काम ही कर रहे तरले और मिन्नतें करके 2 विकेटों से जीता था, वो तो आप मैच हार गए थे। अगर उनका कोई और जरा सी अच्छी बॉलिंग, उसने अपने बॉलर से पहले 10 ओवर करवा लिए थे, अगर उसके पास कोई अच्छा बॉलर होता तो आपके 12 रन नहीं बनने देता 2 ओवर। हाँ, और कामरान भाई, ये हम जब T20 की बात करते हैं तब भी हम बात कर रहे होते हैं, और आज वनडे में भी 163 डॉट बॉल, ये 27 ओवर है। ये तो मतलब ये क्या है, ये मतलब T20 हो या वनडे हो, आप ये मॉडर्न डे क्रिकेट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर प्लेइंग। ये तो मतलब अप्रोच में ही मसला है ना फिर। तो 164 देखिए 164 एक और बढ़ गई भाई, मैंने कम बताई, सॉरी। ठीक है भाई, 54% वसीम भाई 54% है, 54% से ज्यादा मैच आपने डॉट खेला है। जावेद भाई याद आ गए, 1 रन ले, 2 रन ले, कुछ तो जी 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 कामरान भाई। वसीम भाई पता क्या, हम लोग उस क्या नाम है जगह पे नहीं पहुंच रहे जहां पे हमें पहुंचना चाहिए, उसको हमने टारगेट ही नहीं रखा हुआ, वहां तक हमारा माइंड ही नहीं जाता है कि मॉडर्न डे की क्रिकेट किस तरफ चली गई है, किस अंदाज से खेलना है। आप एशिया में जब तक 330 340 नहीं करेंगे उतनी देर आपके लिए कोई अच्छी टीम के खिलाफ आप डिफेंड नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। फिर आप 3 बॉलरों के साथ खेले, फ्रंट लाइन आपका स्पिनर आप बाहर बिठा देते हैं, दूसरी टीम को मौका दे देते हैं। हमारी टीम की प्रॉब्लम ये है, पहले फील्डिंग कर ले वसीम भाई तो बैटिंग नहीं होती, अगर बैटिंग पहले कर लें फील्डिंग और बॉलिंग नहीं होती। आज फील्डिंग में आपने देख ली है क्या रिजल्ट थे हमारे, क्या बॉडी लैंग्वेज थी। फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लड़कों को कोई फिक्र नहीं है, ना मैनेजमेंट को है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है। मैच ये हार रहे हैं, वो डीकॉक 2 साल के बाद आके उसने सेंचुरी क्या कमाल की है, मजा आया उसकी बैटिंग देखने का। डिजोजी ने आप देखें कैसे खेला है। हम लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हम फील्डिंग में, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है, किसी के चेहरे पे फिक्र नजर आ रही है कि यार हमें मार पड़ रही है, वो हमसे मैच जीत रहे हैं, ये हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कोई सीरियस नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई हंगर नहीं है कि हमने जीतना। वाइट वॉश ऐसी टीमों को करना चाहिए, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है। पिच क्या है, तस्वीर चल रही थी सोशल मीडिया पे, पता नहीं रियल या आज के मैच की थी या क्या, क्यों जिसमें बाबर बहुत अफसुर्दा नजर आ रहे थे या जैसे रोने वाले। देखिए बाबर जिस तरीके से आउट हुआ है वसीम भाई, मुझे लग रहा है उसको अपना प्रोसेस बड़ा हार्ड करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस मैच को सामने रखते हुए उस हिसाब से करेंगे। आप वीडियो देखते होंगे, मुझे हंसी आती है, बच्चों वाली बॉलिंग वो खेल रहा जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसकी आज आउट होने का अंदाज देखें, उसकी बॉल विकेटों में है, यासिर ओपनर है, ये अच्छा बताएगा, मैं भी ओपन करता रहा हूं, उसकी टांग बॉल की तरफ आई नहीं है, टांग उसकी लेग साइड पे चली गई है, बल्ला एंगल इसलिए हो गया, वो आगे खेलने वाला था, वो डब्बे में खड़ा रहा, खड़े खड़े खेलने गया जिसकी वजह से स्लिप लग गई है, बॉल की लाइन में नहीं आ रहा। कवर ड्राइव मार लेते हैं मुंह में, वो चाहे टांग लेग स्टंप पे हो लेकिन वो ड्राइव लग जाता है मुंह में है। टेक्निक उसकी थोड़ी चेंज हुई है, जो उसका प्रोसेस है उस पे काम नहीं कर रहा। देखिए फिर भी बेस्ट प्लेयर है, जब तक परफॉर्म नहीं करेगा मुझे नहीं लग रहा कि ये लास्ट मैच अगर खेला तो मुझे लगता है कि अगर ना किया तो अगली सीरीज जितने मैचेस हो गए हैं, लाइन में बॉल लड़के हैं, क्रिकेट है, 1-2 मैचेस 1-2 सीरीज फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर वनडे या T20 आपके सामने देख, T20 में तो कर लिया, वनडे में फिर ड्रॉप हो जाएगा, सही वनडे में फिर ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त करना बड़ा जरूरी है। यासिर भाई आप बताएं ना जरा, आपने ओपन भी किया और ये
मतलब क्या है बाबर आजम, क्या मसला हो रहा है? नहीं वो उनका बैड पैच नहीं खत्म हो रहा, ठीक है वो T20 में तो किया उन्होंने स्कोर, लेकिन अभी क्या है? देखें, दो चीजें मैं यहाँ पे, एक तो जिस बॉल पे वो आउट हुए बर्गर से, हाँ ठीक है, एक तो सबसे पहले ठीक है, बिल्कुल उसकी कामरान की बात बिल्कुल ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट था, ओपन हो गए थे, कमिट कर गए थे, बाहर का बॉल था, ये बॉल बीट हो जाना चाहिए था मैक्सिमम, ठीक है। और जिस तरह वो उनकी बॉडी ने फॉलो किया ना, इट मीन्स के उनकी जो प्रैक्टिस है या जो प्रोसेस की बात की है वो उसमें वो दम खम नहीं है, ठीक है। ऑफ की बॉल से खेले, प्लास्टिक वाला बॉल जो स्विंग होता है, स्विंग होके अंदर आता है, शार्प बाहर निकलता है। अच्छा, एक तो ये जो बर्गर बॉलर है, ये काफी अर्से बाद मैंने इस तरह की क्वालिटी का बॉलर देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब मिचेल स्टार्क और उनके बाद भी खब्बा जो मुझे पसंद आया जो नए लड़कों में, जो कि आई कैचिंग है एकदम, मतलब यू नो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो वो ये बर्गर लड़का है जो थोड़ा सा विकेट को उसके हेल्प मिला तो उसने अपनी क्लास शो की। हाँ। सेकेंडली बाबर की जहाँ तक बात है तो बाबर यार वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। आई मीन उसको जितना उसके वर्क एथिक्स भी कहते हैं यार बहुत अच्छा है, कप्तान कल कह रहा था कि उसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, बट उसको अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा, यू नो, मतलब उसको ना अपनी जो प्रैक्टिस है ना, अपने आप को वो कंफर्ट जोन में न लाए, अपने आप को चैलेंज करे। अगर चैलेंज करेगा तो वो इससे आगे जाएगा, वरना वो फिर यहीं से रिवर्स गियर लगा देगा। हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल गया, हमसे अच्छा प्लेयर भी है नो डाउट, और माशाल्लाह इज अ क्लास एक्ट, बट वो फिर इसी इफ एंड बट्स में रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह की बात की है ना, पाकिस्तान में नया प्लेयर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। सही, मतलब हम लोग भी आए जब नए नए, कितने रन किए याद है आपको, मैंने मतलब फास्टेस्ट 1000 टेस्ट में इधर उधर हर जगह रन हो रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हमारा जो प्रोसेस है ना, वो हम उसमें आके सिस्टम में आके ना वो हो जाते हैं, गटमट हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं हम चीजें। मतलब जब लड़का इंटरनेशनल से वापस आता है तो वो वही वाली वो फील चाह रहा होता है कि यार मैं जिस तरह इंटरनेशनल में करता हूँ मुझे डोमेस्टिक में भी वो चीज मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो चीजें नहीं है। हाँ, लेकिन नीचे से जो लड़का जाता है वो कुंदन बन के जाता है। सही। सो बेसिकली आप भी वही कह रहे हैं जो कामरान भाई कह रहे हैं। कहने का मतलब है, जस्ट लेट मी कंप्लीट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सब, आई विल सेकंड कामरान के नीचे से जो टैलेंट आता है उसमें इतना प्रॉमिस होता है ना। अभी भी मैं आपको 3-4 लड़के ऐसे दूं इसी डोमेस्टिक की सिस्टम में से निकाल के जो आके स्ट्रेट अवे परफॉर्म करेंगे 1 साल तक, मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के ले लें आप अपने शो पे, मैं आपको 4 लड़के। लेकिन फिर मेन स्ट्रीम का जब हिस्सा बन जाएंगे उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी। एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन वो फिर वहां पे रह के अपने आप को कैरी ऑन करना, वो फिर वहां पे मेहनत, लेकिन अभी आके ना स्ट्रेट अवे परफॉर्म करेंगे, मतलब इतना हमारा। तो फिर आप भी एग्री करते हैं कामरान भाई की बात से कि अगर अगला मैच में भी खुदा न खासा परफॉर्म नहीं करते तो फिर वो उनको फिर दोबारा रेस्ट देना पड़ेगा कुछ सीरीज के लिए? मैं ये बात नहीं कहूंगा, मैं ये बात आपके हाल भी कंटिन्यू करना चाहिए बाबर के साथ। हाँ, लेकिन अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही 4-5 मैचेस में, 6 मैचेस में, तो फिर मेरा फिर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, सईद भाई भी हमारे साथ, यासिर भाई, सईद भाई भी, सईद अहमद, अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह करम, शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताएं, चूंकि पिछले मैच के बाद आपका बयान आपने जब कहा, कामरान भाई ने हमारे शो में कहा, आप हालांकि मौजूद नहीं थे उस दिन, कि जी प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सईद अजमल फैसलाबाद के, इनको इनवाइट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आज दूसरा वनडे था और वो आपका बयान भी बहुत चला, तो उसके बाद पीसीबी का कोई राब्ता या कुछ वो हुआ तो कुछ इन्वाइट आज के मैच के लिए किया गया था? जी हाँ, मैं तो इंतजार करता रहा, बाहर कुर्सी निकाल के ना घर के बाहर बैठा हुआ था, ये चेयर जो मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ। तो मेरी मिसेज ने कहा कि ये चेयर आप अपने घर के अंदर टीवी पे लगा के सामने देखिए। अच्छा, यानी कोई अच्छा जी कोई नहीं, कुछ नहीं सर। पता क्या वसीम भाई, हाँ, रिस्पेक्ट तो क्या, वो तो किसी चीज पे वो सब नवाब है सारे। ये कोई ऐसी नहीं है, मतलब कि क्रिकेट में कोई, मतलब कि अगर किसी को बुलाने में इनको कोई तकलीफ होती है तो ये खुद भी क्या कर रहे हैं ना सारा कुछ। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसी ग्राउंड का मैं जो कमेटी का मेंबर भी हूँ। आप है मेंबर ग्राउंड? इकबाल स्टेडियम की जो कमेटी है ना, जी 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 जी, इनकी चीफ पैटर्न कमेटी है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। अच्छा, राइट नाउ, ओके। तो बात ये नहीं है, बात यह है कि हम स्पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं
ये क्रिकेट बोर्ड हमें बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करना चाहता किसी भी मौके पे। सही में ये माइंडसेट का मसला है या क्या है? मतलब वरना एक टिकट में तो कुछ नहीं जाता, और आप यदि क्रिकेटर हैं वो एक सिंबॉलिक ही होता है ना, वरना तो आई एम श्योर टिकट जितने का है वो तो आप भी ले सकते हैं सबके, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक सिंबॉलिज्म होता है, क्यों नहीं? मतलब माइंडसेट का मसला है या क्या है? बिल्कुल इनके माइंडसेट का मतलब है ये। नो वे किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज करना ही नहीं चाहते जिसकी प्लेयर की कोई इज्जत बन जाए। और भाई इज्जत तो हम अपने मुल्क की बना रहे हैं ना, सारी उम्र हमने अपने किसके लिए खेलते हैं? मैं अपने लिए थोड़ी खेलता हूँ, मैं तो अपने मुल्क के लिए खेलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क का नाम हो, हमारे मुल्क का नाम बनेगा तो हमारा नाम बनेगा ना यार। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। आई एम सरप्राइज, मुझे लगा पिछले मैच के बाद शायद इतना वो हेडलाइन चली से हुआ तो शायद कोई राब्ता हुआ होगा। आई एम सरप्राइज। अच्छा अब ये बताएं सही भाई, आज के मैच में बताएं कि अब वो हम वही आपके आने से पहले बात कर रहे थे, जो टारगेट हमने अल्लाह अल्लाह करके 50 ओवर्स में किया है, जिसमें सलमान साहब का 69 ऐड किए करें और फिर साइम की और सब कुछ करा के और आखिरी 10 ओवर के 90 रन ऐड करें, तब जाके जो हमने 270 का टारगेट दिया है वो उन्होंने यूं 40 ओवर में मुकम्मल किया है। आपके ख्याल में मेजर फ्लॉ क्या था आज हमारे अंदर? जी सबसे मेजर था नया बॉल। अच्छा वसीम भाई, हमने नया बॉल किया भी बुरा है, हमने नया बॉल खेला भी बुरा है। साउथ अफ्रीका ने नया बॉल किया भी बहुत अच्छा है और उन्होंने खेला भी बड़ा अच्छा है। देखिए उन्होंने तो ऐसा क्यों? हम तो ए टीम और इनकी तो सी टीम है, सुना तो यही है। जी सुना नहीं है भी ऐसा ही ना। अब हाँ बिल्कुल, देखिए सीन आ गए, चलो बी कह लेते हैं, चलो थोड़ा सा चलो ठीक। चलो इसमें देखें, इसमें हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए अब आपको पता है कि साउथ अफ्रीका अच्छी विकेट पे, उनकी साउथ अफ्रीका की अगर पिचेस देखी जाए वो बड़ी अच्छी बाउंसिंग बैटिंग विकेट होते हैं, बॉल अच्छा आता है, तो हम उनको विकेट बना के दे रहे हैं उनके मतलब की। हम 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। फैसलाबाद की विकेट पे मैं आपको 36 साल क्रिकेट खेली यहाँ पे, हमें तो कहीं नहीं लगा कि यहाँ पे कभी 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हो। 3 स्पिनर खेलते हैं, 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं, 3 फास्ट बॉलर बड़ी मुश्किल से खेलते हैं। तो आप किस चीज को मद्देनजर रख के, कौन से क्यूरेटर आपके पास ऐसे हैं जो ये बता रहे होते हैं कि भाई इस पे ये फास्ट बॉलिंग खिला दो, इस पे ये खिला दो, अबरार को बाहर बैठा दो, इसको निकाल दो, इसको डाल दो। और भाई और ये जो पिच की आप बात कर रहे हैं, आप खुद उस ग्राउंड के कमेटी के मेंबर हैं, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं आपके पास भी इसका जवाब नहीं है। यू हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी पिचें क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखें ये हमारे लोकल बंदे को थोड़ी विकेट बनाने देते हैं। पीसीबी उठा के अपने बंदे कदाफी स्टेडियम से लेकर लाहौर से लेके आते हैं, हर चीज जहाँ पे मैच होता है उनका ही क्यूरेटर आके काम करते हैं। वो जो एक टोनी था वो तो छोड़ के इनको चला गया। जो इनकी सूरत हाल है वो मतलब कि वो कहता है कि मेरी तो कहीं सुनी नहीं जाती, तो मैं क्या विकेटें बनाऊंगा इनके लिए। बात तो इसका मतलब तो ये हुआ ना सही भाई कि फिर हम होम क्राउड का एडवांटेज होगा, ठीक है, लेकिन होम ग्राउंड का कंडीशंस का फायदा ही नहीं उठा रहे जो कि उठा सकते हैं। देखें आपने सेकंड टेस्ट मैच जो हारा है ना, हाँ, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम चाहते क्या है। हम तो जीतना ही नहीं चाहते यार। मतलब कि आपने एक स्पिन विकेट बनाई है। मैं देखता हूँ इंडिया के मैच इतनी डस्ट उड़ रही होती है, उनको तो आईसीसी कुछ नहीं कहता। हम एक जरा सी बैटिंग विकेट बना लेते हैं, जरा सी स्पिन विकेट बना देते, हमें आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। और भाई अगर वो आंखें दिखा रहे हैं कुछ अपनी आंखों में, तो कुछ अपने अंदर भी हौसला रखो ना बात करने का। सही है, सही पे। जरा साथ रहना हमारे प्लीज कामरान। ये सलमान भाई ने भी ज्वाइन किया, में सलमान भट्ट साहब हैं। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, जरा कंक्लूड करते हैं हमको कि ये हम तो पहले जब से टीम आई है हम कह रहे हैं कि जनाब हम अपने बेस्ट अवेलेबल लॉट के साथ खेल रहे हैं, ये तो उनकी ए कैटेगरी टीम ही नहीं है। सईद अजमल कहते हैं चलो यार सी टीम नहीं कहो लेकिन बी टीम तो है ही फॉर श्योर। फिर ये क्यों हो रहा है कि जब हम जीत भी रहे हैं तब बस अल्लाह अल्लाह करके जीत रहे हैं और जब हार रहे हैं तो बिल्कुल वन साइडेड हार रहे हैं? देखिए बड़े सिंपल से कुछ सवाल हैं। हाँ। आपकी टीम सिलेक्शन को लेके आप इब्रार पिछले मैच में आउट करता है, वो सबसे मुश्किल करता है बैटर्स के लिए, जो विजिटिंग साइड है उसको पूरी तरह समझ नहीं पाती। आज इब्रार बाहर बैठ जाता है। ये क्यों हुआ है सलमान साहब? ये हर कोई ये बात कर रहा है, किसका क्या हुआ है? सुन ले, ऑलराउंडर्स की खेप खिलाने का शौक जो है ना, ये आपके इस कोच को है, जिसको ये नहीं पता कि इस पिच पे टॉस जीत के क्या करना है। कल तेज हवा थी, बारिश थी, आंधी थी, ड्यू के आने का चांस नहीं था। कल उसने टॉस जीत के बाद में बैटिंग कर ली। आज धूप में टॉस जीते तो पहले बैटिंग कर ली, जबकि ड्यू का आने का चांस तब होता है जब हवा नहीं चलती और धूप निकली होती है। तो ये सिंपल चीजें इनको कौन बताएगा?
कप्तान को या ये कोच को, और हर मैच में ये 2 से 3 तब्दीलियां करता है जो कि इररेलेवेंट होती हैं, बगैर जो पिच से रिलेट ही नहीं कर रही होती चीज, वो वाले चेंजेस करता है ये। आप और फास्ट बॉलिंग की बात मैं भी सुन रहा था, कह रहे थे कि फास्ट बॉलर जो फास्ट है उसकी बात करें ना, उनके तो फास्ट बॉलर ने 6 आउट किए हैं भाई, वो करते हैं 140 प्लस बॉलिंग। आपके फास्ट बॉलर जो है ओवर में 3 बॉल स्लो मारते हैं, उनकी एवरेज स्पीड 132-33 की है। आपके फिटनेस के भी इश्यूज हैं, आप इंटरनेशनल एथलीट्स के मुकाबले के एथलीट नहीं है आपके। सो ये एक क्राइसिस है बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू मीट द वर्ल्ड एथलीट्स। आप बिल्कुल बांग्लादेश की तरह ना ग्रिप और स्पिन और स्लो विकेट बनाए, वही आपका चांस है। उसके अलावा क्रैक्ड पिचेस के ऊपर या जान वाली पिचेस के ऊपर आपकी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग है और जिसपे आप कोई काम भी नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा पावर हिटिंग का रोला पाकिस्तान टीम डालती है। हाँ, ठीक है, और आप जरा अपने प्लेयर को खड़ा कर ले, क्विंटन डिकॉक 2 साल के बाद आए, दोनों की फिजिक देख ले पूरी टीम के साथ खड़ा करके कि कैसी फिजिक है, किस तरह के ट्रेंड है वो लोग। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मतलब माजरत के साथ दे डोंट लुक लाइक एथलीट्स। पता नहीं कौन इनके ट्रेनर है, पता नहीं कौन इनको समझा रहा है। अंडर आर्म के ऊपर पावर हिटिंग की ट्रेनिंग हो रही है, तो फिर यही सामने आना जो सलमान में ये जो आप बात बता रहे हैं और कामरान में भी मोर सही बात कर रहे थे, ये तो फिर ज्यादा परेशान कौन इसलिए कि इसका खुलासा ये आपकी इस बात का कि ऐसा नहीं है कि एक अच्छी टीम थी जिसका आज अच्छा दिन नहीं था और हार गई, खेल है, हार जीत होती है। इसका मतलब है कि बेसिक्स में देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। वो कामरान कह रहे हैं कि यार बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही, आप हंस रहे हो, सीरियस ही नहीं है, आप जो बातें बता रहे हैं ये तो बेसिक्स है, तो फिर तो देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द बेसिक्स। सलमान भाई सर, आपका जो फिजियो है वो टीम को फील्डिंग करा रहा होता है, ठीक है। जो कभी जिंदगी में जिसने 150 नहीं किया होता या बॉलर होता है वो आपका बैटिंग कोच बन जाता है, ठीक है। आपका तो मतलब इररेलेवेंट लोग वो काम कर रहे जो उनका काम है ही नहीं, ठीक है। अब बाबर के करेक्शंस जो भी होने वाले, लेट्स से कोई भी बंदा जो उसको कुछ सजेस्ट करे कि यार तू लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंस रहा है या तेरी फ्रंट लेग बीच में आ रही है या निकल के मार या स्वीप कर या अपनी फ्रंट लेग को फ्री कर, स्पेशली स्पिनर के लिए लेफ्ट आर्म, वो वहीं पर फंसा हुआ है। और उसको गाइड करने वाला कोच कौन सा है जिसका ना जिंदगी में 50 है ना 100 है। तो फिर भाई यही होना जो हो रहा है। और 4 महीने बाद वर्ल्ड कप लगा हुआ है T20 का फरवरी में। कामरान भाई टुवर्ड्स द एंड ये तो फिर जो बातें आप लोग बता रहे हैं उसमें तो फिर ये कि आई एम सॉरी कि अगर ये सारी बातें सही है जो आप लोग कह रहे हैं, हम एज ए लेमैन देखते हैं, दायरे आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप भी ये बातें करते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये इतनी बेसिक, इतनी सामने की गलती तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब आप लोगों को सुनते तो हमें लगता है कि वाकई इतनी ही बेसिक बात है और इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो मैच हम जीतते हैं उसमें हमें हैरान होना चाहिए कि जीत कैसे गए, जो हार रहे हैं उसमें नहीं हैरान होना चाहिए कि हार क्यों गए। इन हालात में तो ये रिजल्ट आना चाहिए। फिर अब पाकिस्तान की टीम के वसीम भाई ऐसे ही सोचा जाता है, जब जीत जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं, अगर हार जाते हैं तो पता है ऐसे ही रिजल्ट आना है, यूज्ड टू हो गए हुए हैं। देखिए वही चीजें हैं, जब तक आप अपना प्रोसेस बेहतर नहीं ना करेंगे उतनी देर ये काम ठीक नहीं हो सकता। आपने साउथ अफ्रीका के पेसर्स खेलने हैं जो 145 पे 148 पे बॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी स्किल बेहतर करेंगे ना, उस बॉलिंग को सामने रखते हुए उस हिसाब से करेंगे। हम ये बातें पावर हिटिंग की ड्यूरिंग डोमेस्टिक सीजन आप स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा देते हैं, पावर हिटिंग का टेक्निक आपकी बेसिक जो चीजें उस पे काम नहीं होते, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने नहीं देते, कैंप लगा लेते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के दौरान, तो ये चीजें सारी खराब करती हैं, सिस्टम खराब करता है। फिर जो बात है आपका बैटिंग कोच जो है वो एक ट्रेनर था पहले, फिर फील्डिंग कोच बना, अब बैटिंग कोच बन गया, उसकी 15 की एवरेज है, उसने इंटरनेट डोमेस्टिक क्रिकेट में 100 नहीं किया हुआ, जैसे सलमान ने सारे स्टैट्स हैं मेरे पास, लेकिन आप वो बैटिंग कोच बना रहे हैं, तो आप उस प्लेयर्स को कैसे बताएंगे जो उस गलतियां कर रहा, बाबर रिपीटली करता जा रहा 3 साल से, उसको कोई बता नहीं रहा। ये इतने बड़े बंदे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, किसी बंदे के पास, किसी मोहम्मद यूसुफ के साथ लगा दें, जमाम भाई के साथ लगा दें, सईद भाई के पास भेज दें, ओपनर आमिर भाई है उनके पास भेज दें, कि सलमान जैसे अपनी एकेडमी को चलाता है इसके पास भेज दें, इसके साथ कर ले, हमारे साथ राब्ता कर ले, हम बता दें जो टेक्निकल चीजें हैं, जिसने फील्ड में गया, अंदर मैच में गया, प्रेशर आया तो कैसे खेलना, क्या टेक्निक, यानी हम नई गलतियां भी नहीं कर रहे हैं। सही है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, यासिर भाई, सईद भाई, कामरान भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अच्छी खबर नहीं आपके पास सुनाने को हमें हमारे पास क्रिकेट के मैदान से अनफॉर्चुनेटली, और आपने सारा पोस्टमार्टम आज के मैच का और बतौर मजमूई टीम के मैच का सुन लिया है,
दुआ करें कि अगले मैच में हम जीत सकें ये, ताकि सीरीज़ जीतें। एक ब्रेक लेते हैं। 27वीं तरमीम पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे पर छाया हुआ है। बाय द वे इस वक्त पीटीआई की नौमुंतखब सेनेटर ने भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने ट्वीट किया है कि राइट नाउ, अभी एज वी स्पीक, केपी हाउस में यानी कि इस्लामाबाद में पुलिस जो है वो वारंट गिरफ्तारी लेकर मौजूद है। ये मैं कोट कर रहा हूँ कि पीटीआई के नौमुंतखब सेनेटर को, कि उन्होंने ट्वीट किया है कि केपी हाउस इस्लामाबाद में इस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और सूबाई सदर जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के वारंट लेकर पुलिस मौजूद है। यानी पीटीआई के नौमुंतखब सेनेटर के मुताबिक पीटीआई के नए नौमुंतखब वजीर आला गिरफ्तार होने लगे हैं और पुलिस पहुंच गई है, ये वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, अभी जब आपसे बात कर रहे हैं 27 तरमीम के हवाले से, और वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ बड़ी कोई गर्मा गर्म बहस जारी है इस वक्त, और अरकान बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि हम क्या 18वीं तरमीम को लेके हम अपनी सियासी मौत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो वहाँ संजय साधवानी हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, होपफुली ज़रा उनसे पूछते हैं कि अंदर से क्या खबरें उनके पास, और ज़रा कुछ और इश्यूज़ को लेके हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। 27वीं तरमीम सब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का अहम तरीन मसला है, और 27वीं तरमीम की इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे अहम तरीन खबर यह कि पीपल्स पार्टी के बगैर नंबर पूरे हो ही नहीं सकते। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, और वहाँ से अंदर से खबरें आ रही हैं कि बहुत इख्तलाफी आवाज़ें आ रही हैं, बड़ी डिबेट गर्मा गर्म चल रही है वहाँ पर। संजय साधवानी हमारे बड़े कोहना मश्क रिपोर्टर हैं, और हम उनसे जानते हैं कि उनके पास इस हवाले से शेयर करने के लिए हमारे पास क्या खबर है। संजय, क्या आपको इत्तलात आ रही हैं कि अंदर क्या बहस जारी है इस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में? जी बिल्कुल वसीम, इस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। सबसे जो अहम तरामीम है वो है आइन के आर्टिकल 243 में, उस मतलब अंदर गर्मा गर्म बहस इस वक्त हो रही है। मुख्तलिफ राय जो हैं वो उस पर गौर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो वफाक की जानिब से पीपल्स पार्टी को तजावीज़ दी गई हैं, पीपल्स पार्टी ने वो तमाम तजावीज़ अपने सीसी अरकान के सामने रखी हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा फारूक नायक पीपल्स पार्टी के आइनी माहिरीन ने, उन्होंने 243 के मुतल्लिक जो तजावीज़ हैं वो अपने अरकान के सामने रखी हैं। इसके अलावा जो अहम वफाक की जानिब से एक मजवज़ा तरामीम इनको दी गई हैं, उनमें है एनएफसी में तब्दीली करना। एनएफसी में वफाकी हुकूमत चाहती है कि आइन के आर्टिकल 160 की शिक 3A उसको ख़त्म किया जाए, उसको ख़त्म करके जो सूबों का हिस्सा था उसे कम किया जाए, जिसकी पीपल्स पार्टी के अंदर सख्त मुकाफलत हो रही है। जब आइनी माहिरीन की जानिब से ये अरकान के सामने मसवदा रखा गया और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के मुतल्लिक वफाक का जो प्रपोजल है वो अरकान के सामने रखा गया, तो अंदर गर्मा गर्म बहस हुई है। क्योंकि पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो आइनी माहिरीन है, जिन्होंने 18वीं तरमीम खुद तैयार की थी, वो कह रहे हैं कि हम किसी तौर पर 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि अगर हम 18वीं तरमीम पर किसी किस्म का समझौता करते हैं तो हम अपनी सियासी मौत, हम अपनी सियासी खुदकशी करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस इजलास में जो बहस की जा रही है, मैं आपको बताऊं कि जो तालीम और आबादी के मुतालिक वफाक की जानिब से प्रपोजल दिया गया कि ये दोनों महकमे वफाक के हवाले किए जाएं, जिसके हवाले से आइन के आर्टिकल 142 के में शेड्यूल जो है उनमें तरमीम दरकार है। सबसे पहले जो 18वीं तरमीम में 4th शेड्यूल में तरमीम की गई थी, उसके हवाले से जो है मसवदा जो वफाक की जानिब से पीपल्स पार्टी को दिया गया है, इन्हें ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल जो 142 है 18वीं तरमीम का, उसके शेड्यूल 2 और 3 को ख़त्म किया जाए। अगर ये शेड्यूल ख़त्म करते हैं, जो तालीम और आबादी के महकमे हैं वो वफाक के पास जाएंगे। वफाक ने जो अपना मसवदा तैयार करके दिया है उसमें ये शिकें रखी हैं। वफाक की जानिब से आर्टिकल 160 की शिक 3A भी जो है वो रखी गई है, जो एनएफसी के मुतालिक है, सूबाई खुद मुख्तियारी के मुतालिक जो आइन के आर्टिकल 142 की जो शिक है और उसका शेड्यूल है 2 और 3 और 4th शेड्यूल में तब्दीली, ये पीपल्स पार्टी जो है उस पर ये दबाव है। पीपल्स पार्टी ने अपने सीसी अरकान के सामने जब ये रखा तो अंदर गर्मा गर्म जो हुई। संजय, मैं 2-3 सवाल मैंने आपसे पूछने, अभी जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट उस मुतालिक, पहले तो बताइए कि आप कह रहे हैं कि गर्मा गर्म बहस हो रही है 18वीं तरमीम से मुतालिक, और आपने सारी बातें बताई। तो बहस तो उस वक्त होती है ना जब दो तरह की राय हो, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अरकान की अक्सरियत ये कह रही है कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के हक में बात नहीं कर सकते, हमारी सियासी मौत होगी, तो अंदर सीईसी में ही लीडरशिप या कोई एक ग्रुप ऐसा भी है जो चाहता है कि रोल बैक किया जाए, तभी बहस हो रही है ना, वरना तो एक मौके होता है, बहस नहीं होती ना वरना तो। देखें वसीम, अभी जो क़यादत है उनकी जानिब से, वफाक की जानिब से जो मसवदा है वो अपने अरकान के सामने रखा गया है।
वफाक की जानिब से 27वीं आइनी तरामीम जो होने जा रही है, उसमें मुख्तलिफ जो है लगभग कोई 10 से 12 ऐसी तरामीम है जो वफाक की हुकूमत करने जा रही है। जब एजेंडा शुरू हुआ, इजलास जब शुरू हुआ, तो आइन के आर्टिकल 243 के मुतालिक तरामीम जो है वो अराकीन के सामने रखी गई। जब वो तरामीम रखी गई, उस पर पीपल्स पार्टी के बेहतर अराकीन ने अपने खदशात का भी मुझे जरा फिर इसी मुतालिक बता दीजिए कि क्या मंजरनामे में कोई तब्दीली इस एतबार से मुमकिन है मुतवक्के तौर पे, अगर ये वाली होती है तरमीम जो कि आप बता रहे हैं 243 में कुछ, कि इस वक्त जाहिर है पीपल्स पार्टी के रूह रवां जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कि सदर पाकिस्तान हैं, और सदर पाकिस्तान के जो इख्तियारात होते हैं उसमें ज़ाहिर मुख्तलिफ हैं, सुप्रीम कमांडर भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये सदर का जो ऑफिस है, मुमकिन है कि ये वाली तरमीम हो जाए जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो सदर का ऑफिस एक मुख्तलिफ मंजर पेश कर रहा हो, वो मंजर ना हो जो आज है इख्तियारात के हवाले से। आपने जो है वो मासूमाना सवाल किया है और उसका मासूमाना जवाब ये है कि सदर जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। हाँ। कुछ लोग कुछ दो की बात पर जो है वो 27वीं तरमीम मंजूर होने जा रही है। अब तक की जो इतलात अंदर से आई हैं तो मुफाहमत ही होगी, उसमें जो शेड्यूल है या इसके अलावा जो सूबाई खुद मुख्तियारी के मुतलिक तरामीम है, जैसे मैंने आपको बताया NFC के मुतलिक तरमीम है, आइन के आर्टिकल 160 की 3 शिक ए उसको खतर करने के मुतलिक बात है, या सूबाई खुद मुख्तियारी के मुतलिक जो बातें हैं। हाँ। यकीनन पीपल्स पार्टी उनके मुतलिक अपना मौक़िफ़ रखेगी। जो 243 के मुतलिक तरमीम है उसमें बेहतर अराकीन की राय जो है वो मुस्बत भी थी। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उनको भी नज़र में रखा जाए और मुल्की मुफाद का सोचा जाए। हाँ। तो आपके मासूमाना सवाल का जवाब ये है कि सदर जरदारी उस आर्टिकल के मुतालिक जो है वो यकीनन मुफाहमत का रास्ता अपनाएंगे। कोई मज़ाहमत उस आर्टिकल की, जिस तरह उन्होंने एक दफा जब वो पहले पिछली दफा सदर बने थे तो उस वक्त 58(2) भी सदर पाकिस्तान के पास होती थी, जिसमें वो एक दस्तखत से असेंबली को घर भेज सकता था और भेजा गया। गुलाम इसाक खान साहब, फारूक लगारी साहब ने भेजा खुद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, लेकिन जरदारी साहब खुद सदर थे, लेकिन 58(2) भी उन्होंने खुद दे दी। हो सकता है वो मुल्क के बेदीन मोहम्मद कुछ और भी दे दें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है वसीम भाई। जो इस वक्त की बातगश अंदर हो रही है, क्योंकि ये इजलास गुज़िश्ता 3 घंटों से जारी है और इस वक्त भी जो अंदर और ये कब तक जारी रहेगा, तो 12 बजने वाले हैं, तो ये हो सकता है कि इजलास आज बर्खास्त हो जाए और कल भी जाए इजलास। जो पीपल्स पार्टी का इजलास है अब तक सिर्फ 4 तरामीम पर गौर किया गया है। जरा ये बताते हैं कि हो सकता है ये इजलास आज रात देर के बाद जो है बर्खास्त कर दिया जाए और कल जो है दोबारा इजलास किया जाए। जो कल सेनेट के हवाले से बात की जा रही थी कि ये तरामीम सेनेट में पेश की जाएंगी, तो जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो इस वक्त जो है वो इजलास के अंदर मौजूद हैं। जब ये खबरें चली कि कल कोई सेनेट में तरामीम पेश हो रही हैं, तो जो जराए बताते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी खुद हैरान हुए कि मैं भी अभी यहाँ हूँ, अभी पीपल्स पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, तो फौरी तौर पर जो है इस मुतालिक कुछ कहना उनके लिए भी ये था कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इजलास गुज़िश्ता 4 घंटों से जारी है। अब तक सिर्फ 4 तरामीम पर बहस हुआ है, उनमें से नतीजे खेज जो है कोई पीपल्स पार्टी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। संजय मुझे ये बताइए, अगर हम ये समझ लें, आपकी सारी बातें जो आपने की हैं उससे अगर हम ये समझ लें, तो यह समझना ठीक होगा या नहीं कि तकरीबन पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, यानी कि लीडरशिप जरदारी साहब, बिलावल साहब, वो गवर्नमेंट से बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक कर चुके हैं। अब उनकी ख्वाहिश है कि पार्टी में भी इस पर इत्तेफाक हो जाए और मामला आगे बढ़े खुश असलूबी से। पार्टी में थोड़ा सा डिसेंट है, उस पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, वो हो जाएगा। ये मैं सही समझ रहा हूँ, कुछ ऐसा ही है मंजरनामा? देखिए, ये जब इजलास इस वक्त हुआ है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की नून लीग के साथ बेहतर मुलाकातें हुई हैं और बहुत सारे मामलात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हुए हैं। तभी ही 27वीं आइनी तरमीम के मुतालिक जो है वो बातगत हुई है और अब ये फैसला किया गया कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है। खबर यह है कि 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से पास होगी। पीपल्स पार्टी उसके ज़रा ये कहते हैं कि उस तरमीम की हिमायत करेगी, लेकिन उस तरमीम में जो वफाकी जानिब से तजवीज़ की गई मुजवज़ा तजावीज़ हैं उनको मन व अन नहीं माना जाएगा। बेशतर तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी अपना एतराज़ करेगी और बेशतर तजावीज़ को फिल वक्त जो है कुछ अरसे के लिए या कुछ वक्त के लिए डेफर कराया जाएगा। मिसाल के तौर पर उसको मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि सूबाई खुद मुख्तियारी NFC का शेयर कम करने पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के जो सीनियर अराकीन हैं, अंदर जो लोग बैठे हैं, मुझे अंदर से एक रहनुमा ने जब ये बताया कि लगभग 90% लोग जो हैं वो तो 18वीं तरमीम के छेड़छाड़ करने के हवाले से भी बात सुनने को तैयार नहीं है
वफाकी हुकूमत की जानिब से जो तजवीज़ की गई है वो सुनने को तैयार नहीं है, तो वो शकें यकीनन जो है वो तरामीम का हिस्सा नहीं होंगी। अब खबर यह है कि तरामीम 27वीं पीपल्स पार्टी पास कराने जा रही है, लेकिन वो जो मसवदा वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया गया है मौजूदा मसवदा, उसमें यकीनन तरामीम होंगी और तरामीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलकर वफाकी हुकूमत जो है नया मसवदा फाइनल करेगी जो सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया जाए। राइट, थैंक यू वेरी मच संजय साहब, बहुत शुक्रिया। अभी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आपसे बहुत शुक्रिया। संजय साधवानी वहाँ से हमें अपडेट कर रहे थे और आप उनकी बातों में से खबरें खुद तलाश कीजिए। ख़ास तौर पर एक बार फिर आप सुन लीजिएगा जो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से उन्होंने कहा, हो सकता है कि आपको उस दोबारा सुने तो उसमें से आपको कोई ख़बर आपको मिल जाए जो हमने जिसका तज़किरा भी किया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि वो बता रहे थे, पीटीआई के नौमुंतखब सेनेटर ने ट्वीट किया कि केपी हाउस जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है वहाँ पर पुलिस पहुँच गई है वज़ीर आला केपी के को गिरफ्तार करने के लिए। अगरचे अभी उन्हीं सेनेटर ने दोबारा ट्वीट किया कि नहीं वज़ीर आला तो पेशावर बैठे हैं लेकिन पुलिस मौजूद है ज़रूर। जुल्फ़िकार नज़र हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद में, ये तो ज़रा उनसे पूछते हैं कि केपी हाउस के बाहर इस वक्त क्या मंजरनामा है, कोई पुलिस पहुंची है, क्या है? जुल्फ़िकार ज़रा बताएं, केपी हाउस जो इस्लामाबाद में वाक़ है उसके बाहर वाकई पुलिस मौजूद है किसी की गिरफ्तारी के लिए? चूँकि खुर्रम ज़ीशान साहब ने पहले कहा कि सीएम को गिरफ्तार करने पुलिस आई है, फिर उन्होंने कहा नहीं सीएम तो पेशावर बैठे हैं, तो ये क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो केपी हाउस बिल्कुल गई थी, थाना सेक्रेटरीट की पुलिस वहाँ पर पहुंची थी और ज़राए का कहना है कि 26 नवंबर के मुकदमे में जो कि थाना कोसार में दर्ज है उसमें नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था और ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि एमपीए मीना खान, शफी जान और डॉक्टर अमजद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद पुलिस जो है वापस रवाना भी हो गई है। इस बात की पुलिस की जानिब से तस्दीक की गई है कि वहाँ पर छापा जरूर मारा गया है लेकिन किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। जी ठीक है, और वहाँ पे यानी कोई मौजूद ही नहीं है, तो पुलिस अगर कोई अंदर मौजूद होता तो पुलिस इंतजार करती है कि गिरफ्तार करें बाहर आने में, कोई इन जो मुतलाशी थी पुलिस इन शख्सियात की उनमें से कोई मौजूद ही नहीं है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इनको इतला मिली थी कि वहाँ पर ये मौजूद है लेकिन शायद पुलिस ताखीर से पहुंची है और उससे पहले जो है यहाँ से वो सारे चले गए थे। पुलिस को यही मालूम हुआ था कि यहाँ पर इस वक्त केपी हाउस में जो 3 एमपीए हैं वो मौजूद हैं तो उनको गिरफ्तार करना है क्योंकि उनके खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा भी दर्ज है 26 नवंबर का। तो इस सिलसिले में पुलिस वहाँ पर पहुंची थी मगर वहाँ पर सर्चिंग भी की गई है और वहाँ पर पूछा भी गया है कि जो केपी से आए थे एमपीए वो कहाँ हैं, तो उनको यही बताया गया है कि जी वो आए थे मगर वो वापस चले गए हैं, जिसके बाद तो पुलिस वापस चली गई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला केपी के मुआविन खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब, उनसे ताकि ऑफिशियल वर्ड आ जाएगा ना केपी गवर्नमेंट का। शफी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर टाइम सर। ये बताइएगा, खुर्रम ज़ीशान साहब आपके नौमुंतखब सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि सीएम साहब की गिरफ्तारी के इरादे से पुलिस केपी हाउस पहुंची है, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं सीएम साहब तो पेशावर में, तो वो तो उन्होंने खुद ही अपनी बात की तरदीद कर दी, लेकिन आप बताइए इसकी तस्दीक या तरदीद कि पुलिस पहुंची है केपी हाउस कुछ अरकान की गिरफ्तारी के लिए और वापस लौट गई है? वसीम भाई बिल्कुल, पुलिस जो है वो जुनेद साहब के और सोहेल साहब के जो वारंट थे वो लेके आए हुए थे। हाँ। और लेकिन इस वक्त सीएम साहब पेशावर मौजूद हैं और जुनेद साहब भी सेफ हैं। ये जी मुकदमा नंबर है 1032/24 दोनों का। सही है। और कुछ पुलिस वाले आए थे, उन्होंने जो है वो उसकी तामील की और वापस चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों हजरात वहाँ पे थे नहीं, वरना अगर होते तो पुलिस आई गिरफ्तारी के ही इरादे से थी। शफी साहब देखिए, ये तो वसीम साहब जब से सोहेल साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से लेके आज तक इनके असाब पे वो सवार हैं और ये फसादियत का और बर्बरियत का जो सिलसिला है वो ना रोकने वाला नाम ले रहा है। लेकिन केपी हुकूमत जो है बिल्कुल इनका मुकाबला करी। बिल्कुल वो आए थे, उन्होंने जो तामील करनी थी वो कर दी। आपका अंदाजा क्या है शफी साहब कि ये पुलिस एक ऐसे मैसेजिंग के लिए आई थी या फिर अब वो वाकई दे वुड गो आफ्टर द अरेस्ट ऑफ सोहेल साहब एंड जुनेद अकबर साहब जब भी उनको मौका मिला? आपका क्या अंदाजा है? देखिए, ऐसे तो मुमकिन नहीं है वसीम साहब के एक इलेक्टेड सीएम खैबर पख्तूनख्वा का, जिसके साथ 4.5 करोड़ का मैंडेट है, उनकी गिरफ्तारी इतनी आसानी नहीं होगी। ये वैसे 24 नवंबर की जो हमारे मुकदमात हैं वो उसी सिलसिले में एक मुकदमा उन पे था, ये उसी सिलसिले की जो है वो रिपोर्ट थी 24 नवंबर की, जो हमारी लास्ट ईयर जो इस्लामाबाद की जो हमारा मार्च था। हाँ हाँ।
ये वही मुकदमा है इनका। और उन वारंट्स को सर्व करने के लिए आई थी बेसिकली पुलिस, राइट? जी, बस उनकी तामील कर ली और वापस चले गए, ना उन्होंने कोई ऐसा छापा मारा है, ना कोई खास पूछ-गूछ की है। खुर्रम साहब शायद किसी गलतफहमी का शिकार हुए, जिन्होंने ट्वीट किया पहला। देखिए, मीडिया पे काफी चीजें चल रही हैं, काफी चीजें गर्दिश कर रही हैं, तो आपको पता है सोशल मीडिया पे काफी चीजें इस टाइम चल पड़ती है, लेकिन इलेक्टेड सीएम को गिरफ्तार करना पॉसिबल नहीं है। ये एक अहमकाना सोच है इनकी। वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, और आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ऐसी कोई अहमकाना सोच इनकी नहीं रखनी चाहिए, और ना ही हम ऐसे हरबों से डरने वाले हैं। आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते। बस एक बात और पूछ लूं कि इलेक्टेड सीएम को आज भी नहीं मिलने दिया गया अपने लीडर से। आपको कोई क्यू या कोई अंदाजा है कि कब मुलाकात मुमकिन हो पाएगी? अदालती ऑर्डर और रिपीटेड एफर्ट्स तो वो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मिलने तो नहीं दिया जा रहा। सो कुछ अंदाजा हो रहा है? देखिए, बेसिकली जी इस वक्त इस मुल्क में कानून और आइन तो मुअत्तल है। ये सवाल तो गवर्नमेंट से बनता है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हुक्म उनके साथ है, तब भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो अदालतों के लिए सोचने का मकाम है कि वो अपने हुक्म पे कैसे अमल दरामद करेंगे। ये तो उनके लिए सोचने की बात है। हम तो कानून और आइन को फॉलो कर रहे हैं, आइन और कानून के दायरे के अंदर अपने कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कायद से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम तमाम तरह अपने जो कानूनी और आईनी रास्ते हम वो इख्तियार करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। शफी जाद साहब जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आप कह लीजिए केपी गवर्नमेंट के हैं, वो कहते हैं कि पुलिस वहाँ पर ज़रूर आई थी, उसको छापा कहना ठीक नहीं होगा। पुलिस आई थी, वारंट्स की तकमील के लिए आई थी, वारंट सर्व हो गया और पुलिस वापस चली गई। ये मुकदमा है, पिछले साल का मुकदमा है। सुहेल आफरीदी साहब हैं इसमें और जुनैद अकबर साहब हैं, वो दोनों वहाँ पर मौजूद ही नहीं है केपी हाउस में। सीएम साहब पेशावर में मौजूद हैं, जुनैद अकबर साहब भी ये इनके मुताबिक, शफी जान के मुताबिक महफूज हैं, सेफ जगह पर मौजूद है और पुलिस भी अपने वारंट सर्व करके वापस चली गई है। ये कोई बाकायदा कोई छापा नहीं था, लेकिन पुलिस वहाँ आई ज़रूर थी और वारंट लेकर आई थी, जो कि सीएम के नाम का भी था और जुनैद अकबर साहब के नाम का भी था। सो देखते हैं कि वहाँ से मज़ीद क्या अपडेट आती है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, जहाँ से संजय साधवानी हमें खबर दे रहे हैं कि ऐन मुमकिन है, अभी रात गए तक ये इजलास जारी है, ऐन मुमकिन है कि आज रात गए तक जारी रहे और ये भी बहुत मुमकिन है कि आज ये इजलास ख़त्म हो जाए, कल तक के लिए मौखर हो जाए और फिर कल एक और नशिस्त हो, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त खासी एक हैवी और बड़ी फायरी किस्म की डिबेट जारी है। सो लेट्स सी कि वहाँ से क्या खबर आती है। बहुत शुक्रिया, ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।